हाय फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें से हम कुछ छोटे क्वेश्चंस लेंगे, मतलब जो एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट रखते हैं। जबकि दूसरे कुछ क्वेश्चंस हम इसमें लेंगे जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा कंसेप्ट है, मिक्स करके दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में नहीं लेंगे जो एकदम इजी है, जिनको हर कोई कर सकता है। हम ऐसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं जिनको करने के लिए थोड़ा माइंड पे प्रेशर डालना ही पड़ता है। दिखने में जो क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन अगर हम उनको जल्दबाजी में करते हैं तो वो हमसे गलत हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी। आपका जो भी मीडियम आप यहाँ से देख सकते हैं। एक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक वायर है जिसमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो है। एक तार में धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट अबव द वायर। तब तार के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, यूं जो डायरेक्शन लेते हैं बोर्ड के ऊपर, उसका कंसेप्ट ये है कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ साउथ डायरेक्शन है। इधर ईस्ट डायरेक्शन है और इधर वेस्ट डायरेक्शन है। अब पॉइंट जो है वो है वायर के ऊपर, ये तार है तो यहाँ। अब अगर हम बोर्ड पे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो जो करंट का डायरेक्शन है वो है ईस्ट टू वेस्ट। राइट हैंड लॉ ये है कि अगर थंब करंट के डायरेक्शन में हो तो जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है। अगर अंगूठा करंट दिखाए तो हम उंगलियों से बी का डायरेक्शन दे सकते हैं। तो देखो, ईस्ट टू वेस्ट है करंट या अपनी धारा, तो ये है आई इधर। तो अगर थंब इधर है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें लेना है किसी ऊपर के पॉइंट पे। तो देखिए, अगर करंट यूं है तो अपना हाथ रहना चाहिए यूं, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, यहां है। तो जो हथेली है ये इस लाइन पे होनी चाहिए जो इस वायर से मिलाती है। तो करंट है यूं, हथेली है यूं, तो फिंगर्स किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। फिर से देखना, राइट हैंड लो ये है कि अगर ये करंट है, ये धारा है, तो फिंगर्स को यूं सेट रखेंगे तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड या उंगलियां बी की डायरेक्शन में होती है। तो अगर करंट यूं है तो ये फिंगर किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट इस वायर के ऊपर हो, तार के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ। कौन सा उत्तर आएगा? टुवर्ड्स नॉर्थ। इसी क्वेश्चन में स्लाइड सा हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, इन लास्ट क्वेश्चन, पिछले सवाल में, इफ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, अगर करंट साउथ में फ्लो कर रहा है, देखिए ये वायर है, ये है करंट ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स साउथ, सॉरी ये नॉर्थ है, तो साउथ का एरो होगा इधर। ये साउथ में करंट जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। यदि धारा की दिशा दक्षिण की तरफ हो तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो बी का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, अब जो थंब है वो है इस डायरेक्शन में। हमने क्या कहा था कि अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को कुछ यूं सेट रखते हैं कि ये करंट या धारा दिखाए, ये पाम जो है, हथेली जो है, ये उस मैचिंग लाइन पे हो, तो जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड या बी का डायरेक्शन बताएगी। तो देखो, करंट अगर यूं है, अब हथेली अपनी यूं रहेगी, तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में जाती है? पॉइंट है तार के ऊपर, तो ये है अंगूठा, ये है पाम, तो ये उंगलियां किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में यूं दिया हुआ है कि जो डायरेक्शन है वो करंट का किधर है? टुवर्ड्स साउथ है, दक्षिण में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम क्या कर देंगे? वेस्ट या पश्चिम। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर एंड सर्किल। दो समान लंबाई के तारों को वर्ग और वृत्त में मोड़ा गया। देखो, एक बार मोड़ते हैं इसको यूं और एक बार मोड़ते हैं इसको यूं। देन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो उनके आघूर्णों का अनुपात क्या होगा? देखो, अगर इसको यूं मोड़ते हैं, m बराबर हम लेते हैं i इंटू ए, m बराबर हम लेते हैं i इंटू ए।
आई तो है सेम, तो एम किसके रेशियो में रहेगा, इसके ए के एरिया के रेशियो में। यहां अगर दोनों की एल लेंथ का वायर हो तो इसकी ये साइड कितनी होगी, l/4, तो इसका एरिया या क्षेत्रफल रहेगा l²/16। इसका होगा जब हम काउंट करेंगे तो l²/4π। कैलकुलेट हम करके देख चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं आता है तो आप पिछले किसी वीडियो से देख सकते हैं। तो यहां तो होता है IL²/4π, यहां मिलता है IL²/16। अगर रेशियो लेना चाहें तो ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो आएगा 4π/16। 4 से इसको काट दें तो आंसर क्या आता है, 4π/4। हम इसको याद नहीं रखेंगे, बल्कि याद ये रखेंगे कि अगर एल लेंथ के वायर से कोई हम स्क्वायर या वर्ग बनाते हैं तब तो एरिया होता है l²/16। अगर इसी एल लेंथ के वायर से हम सर्किल बनाते हैं तब एरिया होता है l²/4π। रेशियो निकालेंगे तो ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ए स्ट्रेट वायर इज अलोंग x = +a/2 to x = -a/2। एक तार x = +a/2 से x = -a/2 तक स्थित है। मतलब ये हम पढ़ते हैं तो वायर जो है +a/2, यानी यहाँ x = +a/2 और ये है x = -a/2। यहाँ कोई वायर है तो उसमें अगर I करंट हो, I उसमें धारा हो, तो x = b पर a पर जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा, x = a होगा। यहाँ इस पॉइंट पे देखो, प्रोपोर्शनल टू a के समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, a² के प्रोपोर्शनल या 0। याद रखो, अगर कोई पॉइंट वायर की सीध में आता हो तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 मिलता है। अगर कोई पॉइंट तार की सीध में आए तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड या जो B की वैल्यू है वो हमेशा कितनी मिलती है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0। नेक्स्ट में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो क्या है, ए करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड प्रोड्यूसेस, कि एक धारावाही तार अपने सामीप्य में क्या उत्पन्न करता है। देखो, ये एक वायर है जिसमें हमने I करंट दे रखा है। अब सवाल ये है कि इस करंट के चारों तरफ क्या क्या इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड या कुछ और। देखिए, जब हमारी 12th की फिजिक्स स्टार्ट होती है तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि कोई Q चार्ज है, अगर ये एक जगह पर रखा हुआ हो, ये कैसा हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, स्थिर हो, तो ये सिर्फ E इंड्यूस करता है, केवल E, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। अगर ये Q v वेलोसिटी से चलता हो, अगर ये किसी नियत वेग से चलता हो, तो ये E भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र भी, और B मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र भी। अगर ये एक्सीलरेट होता है या ये त्वरित होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। यहां बात करते हैं हम चार्ज की। अब जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ लिया गया है कि एक तार में अगर करंट हो तो क्या इंड्यूस होता है। देखो, करंट जो होता है वो नॉर्मली यूनिफॉर्मली किसी वायर से फ्लो करता है। एक तार से मान लो कोई धारा बह रही है, E जो है वो हमेशा चार्ज से ही जनरेट होता है, केवल आवेश से ही उत्पन्न होता है। करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल चार्ज से, ओनली चार्ज से ही जनरेट हो सकता है, इसका करंट से कोई लिंक नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सवाल क्या था कि एक करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड प्रोड्यूसेस, कि अगर किसी तार में एक धारा बह रही है तो ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, क्या जनरेट करेगा, कुछ नहीं, ये गलत बात है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, ये बिल्कुल होता है, वायर की वजह से हम पढ़ते हैं B = μ0I/2πr। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेंगे हम, 3rd। सेकेंड क्वेश्चन में हम आते हैं, जो क्या है,
द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है। देखिए इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, या हम लिख देते हैं इसको F इज इक्वल्स टू आई एल बी। बी की अगर चाहिए तो B इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे F अपॉन आई एल। F क्या होता है, फोर्स या बल, M इंटू ए, और इसको लिख सकते हैं I इंटू एल। M है मास, तो इसको हम लिख देंगे M1। A है एक्सीलरेशन या त्वरण, जिसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वो सेकेंड स्क्वायर ऊपर आता है तो नीचे क्या लग जाएगा, टी की पावर -2। I है एम्पियर, A1। L है लेंथ या मीटर, तो इसको लिख देते हैं L1। क्या बचता है, M1 T-2 A-1, या इसी को लिख सकते हैं M1 L0 T-2 A-1। इसमें L है, इसमें L है, इसमें L है, ये रहा अपना राइट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू आई एल बी से। थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैग्नेटिक फील्ड में बी प्रोड्यूस्ड बाय। अभी हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये हम समझ चुके हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो पहले बात करते हैं हम चार्ज से। अगर चार्ज स्टैटिक हो या स्थिर हो तो ये क्या जनरेट करता है, ओनली E। अगर ये Q v वेलोसिटी से चलता है तो ये क्या जनरेट करता है, E और B। अगर ये Q एक्सीलरेट हो, मतलब त्वरित हो, तो E भी, B भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी। पहला तरीका, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम किसी चार्ज को चला सकते हैं। दूसरा, एक वायर है, इसमें अगर हम करंट दे दें तो भी इसके चारों तरफ क्या जनरेट करवा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन है ए मूविंग चार्ज, एक गतिमान आवेश, सही बात है। दूसरा है ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र जो बदल रहा है। तीसरा है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो देखो मूविंग चार्ज हो सकता है, स्टेशनरी चार्ज नहीं होगा। यहां हमें क्या लगता है कि ऑल ऑफ दीज भी हम नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है। अब ये सेकंड क्या है, देखो अगर आपने कभी लेंज लॉ सुना हो, फैराडे लॉ सुना हो, तो वहां हम पढ़ते हैं that E is equals to -n d phi upon dt। साथ में एक दूसरा रिलेशन हम पढ़ते हैं, E is equals to, ये वोल्टेज है, तो V is equals to हम पढ़ते हैं -E डॉट dr। यहां देखा जाता है कि लेंज लॉ में एक ऐसा केस भी आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो भी एक करंट इंड्यूस होता है। उस करंट की वजह से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता हो तो वोल्टेज जनरेट, वोल्टेज जनरेट तो करंट जनरेट, और करंट जनरेट तो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इंड्यूस होगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बदलता हो, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं वो रहता है कांस्टेंट, अगर वो बदलने लग जाए तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अब मन में आ सकता है ऐसा ऑप्शन नहीं था, ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था ताकि आप सोच सके कि ये सेकंड केस क्या है। लास्ट में चलते हैं 8th क्वेश्चन में। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट की यूनिट क्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर। मैं इन चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूं। हम सोलेनोइड या परिनालिका के लिए पढ़ते हैं ये, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखा जाता है म्यू नॉट एच। इस एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या चुंबकन क्षेत्र। तो देखो एच की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एन आई, और ये एन हमने क्या पढ़ा था, एन अपॉन एल।
एन तो है नंबर ऑफ टर्न, इनकी कोई यूनिट होती नहीं है। आई है एम्पियर, एल है मीटर, तो एच की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर एच की यूनिट है, न कि म्यू नॉट की। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, देखो हम एक एम का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एम इज इक्वल टू आई ए को इधर ले जाएं तो पहली बात तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसी तो कोई यूनिट हो सकती है, लेकिन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला अभी हमारे सामने नहीं आया है। थर्ड है हेनरी, हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरण की इकाई है। चौथा है हेनरी पर मीटर। अब इसको समझना है कि हेनरी पर मीटर क्या किसी चीज की यूनिट हो सकती है। पूछ किसकी रखी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। देखो हम ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। फाई की जगह हम पढ़ते हैं बी ए एल आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऐसा आता है। अब ये एन की कोई यूनिट है नहीं, बी है मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या पढ़ते हैं हम, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ए इज इक्वल्स टू एल आई। आई से आई अगर काट दें तो म्यू नॉट ये है यूनिटलेस, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ये है मीटर, एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या बचता है, एल अपॉन एम। एल किस में होता है, हेनरी में, और एम किस में है, मीटर में, तो हेनरी पर मीटर किसका यूनिट हो सकता है, एल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन फ्लोइंग करंट इन ए कंडक्टिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। एक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इट इज लॉ ऑफ, ये किसका लॉ है, किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ओरस्टेड ने, लगता है सही है, एम्पियर ने, ओम ने और मैक्सवेल ने। यहां से हम हटा सिर्फ एक को सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ तो क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये किसका लॉ है, ओरस्टेड है, ये भी इसी से रिलेटेड बातें करता है, एम्पियर भी इसी से रिलेटेड बात करता है, और मैक्सवेल भी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार क्या है, पेपर सेट करते टाइम 2 4 5 इजी या शॉर्ट क्वेश्चंस डालने होते हैं, मतलब जो जल्दी स्टूडेंट कर सके, टाइम सेविंग क्वेश्चंस जो हो। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन दुनिया भर का है, लेकिन ये है छोटे, अगर आता है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक तार में अगर करंट दिया जाए तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ये लॉ किसका है, याद रखना है, ये लॉ किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था। तो अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो किसको आंसर कर देंगे, एम्पियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशियो ऑफ बी एट सेंटर एंड एट ए डिस्टेंस ए at a distance from center at axis of a coil of radius a। किसी a त्रिज्या की कुंडली, मतलब ये कोई कोइल है जिसकी रेडियस क्या है, a है, इसके सेंटर पर और इसके सेंटर से a डिस्टेंस पर, रेडियस भी a है और ये भी a है, इसके ऊपर जो b का रेशियो है वो क्या होगा। देखो सेंटर पे तो b लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ r कितना है, a है, इसको हम बोल देते हैं बी सेंटर। अब अगर आपको याद हो तो एन आर डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू बी सेंटर बाई एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब एन कितना है, ए डिस्टेंस है, यानी एन कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं तो 1 स्क्वायर यानी 1, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3/2 यानी 2√2, तो ये आएगा बी सेंटर बाई 2√2। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। पूछता किस किस पे है, पहले है सेंटर और फिर है ये, तो सेंटर का मतलब तो है बी सेंटर, और फिर है डिस्टेंस यानी बी सेंटर बाई 2√2। अगर इन दोनों को हटा दें तो रेशियो क्या आएगा, 2√2 रेशियो 1। ये देखो इसको दो ऑप्शन हम वैसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि पहले अगर सेंटर है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बाद में कम होगा, तो जो ज्यादा ऊपर है मतलब 1/√2 ये नहीं हो सकता, 1/2√2 ये नहीं हो सकता। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है,
ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज फ्लोइंग इन अपोजिट एंड पैरेलल डायरेक्शन at d distance, then b at midpoint will show. एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बीम d डिस्टेंस पर एक दूसरे के एंटी पैरेलल या प्रति समांतर चल रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और ये प्रोटॉन मान लेते हैं. उनके मध्य बिंदु पर b है. द मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट यहां किस तरह से चेंज होगा. देखो, पहली चीज तो ये याद रखो कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है या नेगेटिव से अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो इसका करंट तो इधर है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट बीम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका भी करंट इधर ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और करंट जो है वो नेगेटिव से क्या चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसका करंट भी है इधर. तो हम यूं ले सकते हैं कि दो वायर है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है. अब इनके मिड पॉइंट पे यहां बी कैसे चेंज होगा. देखो, राइट हैंड लॉ ये है कि अगर थंब करंट के डायरेक्शन में हो तो फिंगर्स किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को. तो इसकी वजह से जो बी है वो है अंदर और इसकी वजह से जो बी है वो है बाहर. एक क्रॉस से है, एक डॉट से है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मिड पॉइंट पे भी कितना होगा, 0. तो आंसर वो आएगा जिसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं 0 पे कट करता हो. देखो, इसमें है वेरिएशन यू, 0 पे नहीं करता है तो ये नहीं हो सकता. इसमें है यू तो ये भी 0 नहीं हो सकता. अब या तो ये है और या तो ये है. देखो, यहां एक वायर की वजह से बी जो होता है वो होता है μ0I/2πr. यहां बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के. तो इस केस में जो ग्राफ है वो यूं आता है, न कि यूं आता है. तो ये गलत है और ये क्या है, सही है. तो ये राइट ऑप्शन है और ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन. तो आंसर किसको दे देंगे, सेकंड को. क्वेश्चन फिर से सुन ले. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बीम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिखता है, एंटी पैरेलल है. तो मिड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड या इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदलेगा. डायरेक्शन इधर है तो इसका भी करंट किधर होगा, इधर होगा. ये करंट का डायरेक्शन लेंगे, ये बीम का डायरेक्शन है. मिड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह वैरी. क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 12 है. ए थिन सिलेंड्रिकल पाइप विथ रेडियस r एंड करंट I. एक खोखली पाइप है, होलो पाइप है, जिसमें करंट कितना है, I है. द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू क्वार्टर पोर्शन इज. तो इसके क्वार्टर पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा. देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसके 3 अलग अलग केस हो सकते हैं. मैं आपको तीनों यहां समझा देता हूं और फिर इसके आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं. देखिए क्या होगा. अगर वायर पूरा होता, ये वायर नहीं है, ये है पाइप, कुछ इस तरह से, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट सिर्फ सरफेस पे होता है और यहां भी कितना मिलता है, 0. अब क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो आता है जिसमें हाफ पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछता है और एक आता है जिसमें पूछता है क्वार्टर पोर्शन की वजह से. अभी फिलहाल क्वेश्चन हम करेंगे ये, फिर इसके बाद में आपको समझाता हूं. ये इस पे आते हैं. देखिए, ये पूरा वायर है जिसमें ये सर्कमफ्रेंस कितना है, 2πr. तो 2πr लेंथ के ऊपर कितना करंट है, I है. तो 1 के ऊपर कितना करंट होगा, I/2πr. अब हमें सिर्फ डिस्कस करना है ये पोर्शन, इतना, ठीक है. हम यहां कोई एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी साइज dl है. कितनी है, इस सेंटर पॉइंट पे देखो, इस एंगल को हम अगर d थीटा बोल दें, रेडियस r है, तो अब एक बार इसको भूल जाइए. ये पाइप है यूं, ठीक है. इसकी कोई स्ट्रिप यहां जो हम लेते हैं यूं, ये पूरा वायर है, इसकी स्ट्रिप है यूं. इस स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड. तो
तो देखो अगर वायर में करंट यूं हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, और यूं हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ऊपर आएगा। हम कह सकते हैं कि अगर करंट यूं है तो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट अगर इसमें यूं बाहर की तरफ आ रहा हो, ये करंट इस पे दिखता यूं है, लेकिन ये स्ट्रिप है यहां यूं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम एक कंपैरिजन कर देते हैं कि मान लो ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको ले जाते हैं, इस पे चार्ज था पूरे पे Q, और इसकी वजह से हम यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें dQ या dl लेंथ की वजह से, तो प्लस अगर रखेंगे तो प्लस का चार्ज प्लस के चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। अब इसके यहां हम दो कंपोनेंट बना देते हैं, इधर ले लेते हैं इस dB का dB cos थीटा, और यहां ले लेते हैं हम dB sin थीटा। इन दोनों को इधर इधर लेने से कोई चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि जो अपना वायर है वो है इतना, कितने एंगल का है, π/2 का। देखो स्टार्ट करते हैं, हम पहले लेते हैं dB क्या है, देखो 2πr पे करंट है I, तो 1 पे करंट है I/2πr, तो dl लेंथ पे कितना करंट है, I/2πr इंटू dl। लेकिन एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, तो d थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, dl/r, तो dl इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, r d थीटा। तो यहां जो करंट इस पे आएगा di, वो होगा I/2πr इंटू dl की जगह हम लिख सकते हैं r d थीटा, r से r काट दें तो I d थीटा/2π। अब इस स्ट्रिप की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB इज इक्वल्स टू, B होता है μ0 I/2πr, एक वायर की वजह से हम पढ़ते हैं μ0 I/2πr, तो μ0 I की जगह पे कितना लिखेंगे, I d थीटा/2π, और नीचे क्या है 2πr। अब इसके दो कंपोनेंट हमें लेने हैं, एक साइन थीटा में और एक कोस थीटा में। अगर हम ले कोस थीटा में तो आएगा dB इज इक्वल्स टू μ0 I, ये 2 इंटू 2 4 π²r d थीटा है, और साथ में क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू d थीटा। कहां से कहां तक का वायर है, 0 से π/2 तक का, तो आएगा 0 से π/2। अब μ0 I/4 π²r कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, कहां से कहां तक, π/2 से 0 तक, तो आएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, ये कितना है 0 है, और ये कितना है 1 है, तो बचता क्या है μ0 I/4 π²r। साइन थीटा के लिए जब लेंगे तो आएगा B इक्वल्स टू μ0 I/4 π²r, और किसका इंटीग्रेशन, साइन थीटा का, ये लो d थीटा 0 से π/2 तक। अब μ0 I/4 π²r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा 0 से π/2 तक। कोस π/2 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका भी आएगा μ0 I/4 π²r। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के या चुंबकीय क्षेत्र के घटक होंगे, ये और ये, जो एक दूसरे से कैसे एंगल पे है, 90 पे है। हम जानते हैं कि अगर दो सेम कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पे हो तो जो रिजल्टेंट है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा μ0 I/4 π²r इंटू √2। इस क्वेश्चन का आंसर तो है ये, जिसमें क्या पूछा गया था, क्वार्टर पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आएगा μ0 I/2/4 π²r। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपके लिए करता हूं, यहां देखते रहिए। अगर इस क्वेश्चन में पूरे लूप में से क्वार्टर पोर्शन की जगह हमसे पूछा जाए कि हाफ पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या आधे वायर की वजह से, मतलब अगर ये हो तो कैसे करेंगे। देखो इसको हटा देते हैं, यहां तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा।
इसको हटाते हैं एक बार, लास्ट में हम इसके रिजल्ट डायरेक्ट याद करेंगे। देखो अगर पूछा जाए आधे वायर की वजह से क्या होगा, तो देखो यहां एलिमेंट लेंगे डीएल, ये लेंगे डी थीटा, इधर 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 ले लेंगे डी बी, यहां ले लेंगे डी बी कोस थीटा, और यहां ले लेंगे डी बी साइन थीटा। ठीक है, इस रेडियस को क्या बोल देते हैं, आर। अब देखिए अगर स्ट्रिप लेते हैं इधर की, तब तो आएगा कंपोनेंट इधर और इधर। अगर स्ट्रिप लेते हैं इधर की, तो कंपोनेंट आएगा इधर और इधर। अब इस केस में जब हम इधर की स्ट्रिप लेंगे तो इधर आ रहा है, तो इधर का जो हाफ वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, चुंबकीय क्षेत्र, और इधर के वायर का आएगा इधर। तो ये दोनों तो कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड बचता है सिर्फ कहां, इसके ऊपर। तो इस बार जो बी नेट होगा वो क्या होगा, डी बी कोस थीटा, डी बी म्यू नोट आई। अब देखिए फिर से आई लेते हैं, 2 पाई आर पे करंट है आई, तो 1 पे क्या होगा, आई अपॉन 2 पाई आर। तो डीएल पे कितना होगा, इसको क्या कर देंगे, डीएल से मल्टीप्लाई। अभी हमने क्या किया था, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, तो डीएल की जगह क्या ले सकते हैं, आर डी थीटा। तो इसकी जगह आई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर काट दें तो आई अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। इधर आते हैं, म्यू नोट डी बी कोस थीटा, आई की जगह पे क्या, आई अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। देखो डी थीटा जब लगाएंगे तो डी थीटा यहां लिख देंगे अपॉन 2 पाई आर, ये लो 2 पाई आर इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा लिख देंगे यहां। अब की बार जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 से पाई एंगल तक। टोटल एंगल कितना है, 180 है, तो 0 से पाई, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ये लो लिख देते हैं साइन थीटा। कहां से कहां तक लेंगे, 0 से पाई तक। देखिए अब यहां जो चीज हमें प्रॉब्लम करती है वो क्या, कि 0 से पाई लगाएंगे तो ये पूरा ही क्या मिलता है, 0। तो ऐसे केस में अगर इस साइन थीटा को इधर ले लें और कोस थीटा को इधर कर दें, तो यहां आएगा साइन थीटा और इंटीग्रेशन के बाद आएगा कोस थीटा। 0 से कहां तक, पाई तक। जब वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई 1 माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2। तो ये आंसर आता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से अब मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा देता हूं। अगर कंप्लीट सर्किल की वजह से पूछे तो क्या देंगे, क्वार्टर की वजह से पूछे तो क्या देंगे, और हाफ वायर की वजह से पूछे तो क्या देंगे। कंप्लीट के अंदर तो बी होता है 0, याद रखो ये कोइल नहीं है, ये वायर है जो इस तरह से है। अगर आधे की वजह से पूछे तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, और अगर क्वार्टर की वजह से पूछे तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर इंटू रूट 2। ये तीनों रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रख लेने चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए भी तो हम इसको डायरेक्ट और जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस r1, कि एक r1 त्रिज्या का तार है जो मान लो इस तरह से यहाँ है, जिसकी जो रेडियस या त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, r2, सपोर्टेड बाय इंसुलेटिंग डिस्क ऑन द एक्सिस ऑफ ए ट्यूब ऑफ इनर रेडियस r2 एंड आउटर रेडियस r3। इसको एक ऐसे इंसुलेटिंग या ऐसे मटेरियल से बाहर से प्लास्टिक कोटेड किया गया है जिसकी आउटर रेडियस r3 है और इनर रेडियस r2 है। अब क्या पूछता है, द ट्यूब कैरी इक्वल एंड अपोजिट करंट इन I। ये वायर और ये जो बाहर का वायर है ये दोनों I करंट अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। अगर इसमें I इधर लेते हैं तो जो बाहर का है इसमें करंट क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। Then find the magnetic field at distance r which is greater than r2 and less than
सॉरी विच इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2। एक R1 त्रिज्या का कोई तार है, इसके अंदर अन्य तार इसके ऊपर स्थित है जिसकी बाहर और अंदर की रेडियस या त्रिज्या R2 और R3 है। धारा दोनों में समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, तो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, जहां R क्या है, R1 से ज्यादा है और R2 से कम है। देखो यहां पूछता है अगर कोई वायर हो जिसमें बाहर करंट हो तो बाहर के करंट का अंदर के पॉइंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। मतलब अगर यहाँ कोई करंट है उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा। तो किसी वायर के अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए तो बाहर की डिस्टेंस काम में ली जाती है। तो यहां से हम क्या लेंगे, R है, तो B इज इक्वल्स टू क्या कर दिया जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है तो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड विच इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2, तो क्या लिया जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लास्ट क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए R इज ग्रेटर देन R2 एंड R3, मतलब अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए तो अब दो वायर होंगे। देखो एक तो डिस्टेंस हमेशा सेंट्रल एक्सिस से ली जाती है, बीच वाली एक्सिस से, तो यहां से भी डिस्टेंस R है, इसके लिए भी R है, इसके लिए भी R है। लेकिन अब दो वायर हैं, एक में करंट ऊपर होगा एक में करंट नीचे, दोनों से डिस्टेंस अगर R हो तो एक का म्यू नॉट I अपॉन 2πr होगा अंदर की तरफ, एक का म्यू नॉट I होगा अपॉन 2πr होगा बाहर की तरफ। अब अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ जबकि इसका होगा बाहर की तरफ, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए अगर ये इन दोनों से बड़ा हो तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया जाएगा, 0। तो अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ये देख लेते हैं कि जो पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है। R3 से अगर कम कोई पॉइंट है तब तो सिर्फ नीचे आता है ओनली 2πr, और अगर बाहर का पूछ लिया जाए तो आता है 2πr, एक का 2πr दूसरे का, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में दोनों करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो, मतलब दोनों का करंट ऊपर हो, तो अंदर तो सिर्फ एक की वजह से आएगा, बाहर जब लेंगे तो इतना ही पहले वायर का और इतना ही दूसरे वायर का, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना कर दिया जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr का डबल, तो 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल, तो आएगा म्यू नॉट I अपॉन πr। तो क्वेश्चन में देख लें कि जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है या एक दूसरे से अपोजिट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ए लॉन्ग सोलेनोइड हैज 800 टन्स पर यूनिट लेंथ। एक सोलेनोइड या परिनालिका की यूनिट लेंथ पे 800 टन्स है। ए करंट ऑफ 1.6 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। इसमें 1.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 1.6 एम्पियर की धारा है। देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ सोलेनोइड। तो परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो ये सोलेनोइड है, इसमें अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, अगर सिर्फ इतना लिखा हो कि परिनालिका की अक्ष पर, तब तो लिखते हैं बी म्यू नॉट एन आई। अगर पूछे एट द एंड एक सिरे पर, तो इसी को लेते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है यूनिट लेंथ पे, 800। करंट कितना है 1.6 और ये कितना है 2। जो कटता है काट देंगे, हटाएंगे तो ये 2 से 2, ये 2 0 अगर यहां से हटती है तो आएगा -5। 1.6 इंटू 2 3.2, साथ में आगे होगा 1.6 इंटू 2 3.2 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁵। 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 25.6 पाई इंटू 10⁻⁻⁵, या ऑलमोस्ट आएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁵, या आएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सेकेंड ऑप्शन है। तो एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया है वो अक्ष पर पूछा गया है या इसके किसी एक एंड पर पूछा गया है। अब मैं आपको 2-4 छोटी छोटी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनको अभी अगर हम एक बार देख लेते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमें याद रहेगी। क्या, अगर कोई सर्कुलर हो तो
इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एन है नंबर ऑफ टर्न, आई है करंट और आर है इसका रेडियस। अगर ये आधा हो, हाफ हो, तो इस पे आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r, मतलब इसको क्या कर देंगे हाफ। अगर ये क्वार्टर हो तो इसको क्या कर देंगे 1/4, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। एन अगर नंबर ऑफ टर्न हो तो एन को भी साथ में ले सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर ऐसे हो, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देते हैं। अगर अपोजिट हो तो एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर वायर की सीध में एक पॉइंट हो, मतलब इसके नीचे वायर नहीं हो, तो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड को कर देते हैं हाफ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अगर दो कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, रेडियस अगर दोनों की सेम हो, तो म्यू नॉट अपॉन 2r रूट, अगर करंट I और I1 और I2 हो तो लिख लिया जाता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अगर कोइल के यहां कहीं बैटरी लगी हुई हो, चाहे पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट हो, एक पॉइंट से करंट अंदर आता हो, एक पॉइंट से करंट बाहर जाता हो, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना लेंगे 0। ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की प्रॉब्लम क्लास 1। कल हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉब्लम क्लास 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।